नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुम्मन। नाज़रीन, जैसे कि आपने मोन्टाज में शेख रशीद साहब को सुना, उनका ये कहना है कि झाड़ू फिर जाएगा, ईद के बाद दो तरफा टार्जन नैब बनने जा रहा है और ज़मानतें वगैरह जिसकी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आपने उनको सुना। कुछ हालात भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तेवर भी ऐसे। शहजाद अकबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को टारगेट करते हुए ये कहा कि आप जवाब दें वरना आपके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए, अब उन्हें बरतानिया जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ 7 अरब का नया रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। इसमें नैब का ये कहना है कि उनके पास गवाहान भी मौजूद हैं। तोशा खाना रेफरेंस भी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को भी तलब किया गया है 29 मई को। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ नैब एक बार फिर मुतहरिक है। लेकिन अब की बार इससे क्या बरामद होगा, ये अयाज साहब से हम जान लेते हैं। अयाज साहब, जो ये एहतसाब अब की बार एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, क्या ये नतीजा खेज होगा या मकसद कुछ और है? नतीजा खेजी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने देखा है कि यहाँ पे बड़े बड़े इल्ज़ामात, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पर जो जहाँ तक मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, मतलब है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो पूरी हों और आदमी या बेगुनाह हो या सज़ा याफ्ता हो, वो नहीं होता। और जहाँ पे हो भी जाता है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ का केस है, तो फिर अचानक ज़मानतों का एक गुंजाइश पैदा कर ली जाती है और वो ना सिर्फ यहाँ से रहा होते हैं बल्कि उनको मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त होती है। इसकी जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ है, शायद इसका एग्ज़ाम्पल जो है पाकिस्तानी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या तारीख़ में आपको नहीं मिलेगा कि बेल हुई, सज़ा हुई, फिर बेल होके वो बाहर बैठे हुए हैं। ये कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। अब हम कहते हैं कि नतीजा खेज होगा या मकसद कोई और है। एक तो बात ये है, या तो हम ये कहें ना अपने दिल पे हाथ रख के कि ये सब फर्जी कहानियां हैं, ये सब ये बनाई गई हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। पर मेरा ख्याल है अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि हमारी जिस अशराफिया, और आप तो उस पर जब अशराफिया का नाम आता है तो आप बहुत मुकाला उस पर आप पढ़ सकती हैं। जब हमारी अशराफिया है उसमें करप्शन हुई है, की है या नहीं की, पीपल्स पार्टी से लेके नून लीग तक, नून लीग से लेके PTI में भी बैठे हुए लोग हैं जो शुगर स्कैंडल में हैं, होती है करप्शन या नहीं होती। मकसद इसका क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई ये कहे, हम ये मफरूज़ा मान भी लें कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो फिर पूछना पड़ेगा इंतकामी कार्रवाई का मकसद क्या है? आप शहबाज शरीफ से हासिल क्या करना चाहते हैं? उन्हें आप कौन सा अप्रूवर, वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं? वो तो यहाँ बैठे हो हर चीज़ के लिए, वो जो सियासत है, मसलहत की सियासत वो करने को तैयार है, अपनी नेक नीति का कि वो है, हर चीज़ उन्होंने तो उससे हासिल किया है। प्रूफ भी किया। करप्शन पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में करप्शन हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप कह सकती हैं तो फिर कन्विक्ट क्यों नहीं होता, फलाना क्यों नहीं कन्विक्ट होता? कन्विक्ट तो यहाँ पे एक आम ASI भी नहीं होता, एक आम पटवारी भी नहीं होता, एक मेरे ख्याल जो ये SDO होते हैं रोड और बिल्डिंग के, बहुत कम ही हैं जो पकड़े जाते हैं वो कमीशन पे। और जो आपकी करप्शन सरायत कर चुकी है माशरे में, आप मुझे बता दें कि सरकारी महकमे हैं उनमें से कितने लोग, छोटे ओहदों से लेके बड़ों तक, कितनों को सज़ा मिलती है? सारे के सारे पवित्र हैं। वो हमने 56 कंपनियों का देखा, वो साफ़ पानी वाला देखा, पता नहीं साफ़ पानी की कौन से नहरें आई, लेकिन कौन कन्विक्ट हुआ, किसको सज़ा मिली? सज़ा की जब सज़ा का वक्त आता है, अब आहद चीमा जो हैं उसे कौन सी सज़ा मिल गई है? फवाद हसन फवाद जो हैं वो कौन सी मिल गई हैं? कालम नवीस तो फिर फवाद हसन फवाद पे भी आंसूर होते हैं कि हाय मासूम था, हाय ये था, हाय वो था। तो ये कहना कि जी अगर हम ये कह भी दें कि इंतकामी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे मासूम हैं और करप्शन नहीं हुई। इससे आप कह लें कि आपका सिस्टम ही ऐसा है कि करप्शन को इनकरेज करता है, और करप्शन की जो बेखुनी होनी चाहिए वो बातों की हद तक है
ایک ادارے سے لے کے آخر تک، اور اداروں کے آپ نام کیا لیں، زبان بندی ہو جاتی ہے، کچھ حافظے کی بات ہوتی ہے، یاد نہیں رہتے، سارے کے سارے جو ہیں، جو ایک کرپشن کے خلاف ایک مہم ہونی چاہیے، ایک جو کنسسٹنٹ کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس مملکت خداداد میں جو اسلام کے نام پہ یہ سرزمین بنی تھی، یہاں پہ وہ نہیں ہو۔ آپ نے تو ویسے یہ سب سارا نقشہ کھینچ دیا، اس میں تو بہت سے کرداروں کے نام آ جاتے ہیں کہ واقعی سزا کیوں نہیں مل پاتی، وہ راؤ انمار ہوں یا یہ تمام کیسز جن کا تذکرہ یا نام جن کا آپ لے چکے ہیں وہ کیوں نہیں آتے، انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑے کیے جاتے۔ لیکن سما صاحب، ہم شہباز شریف صاحب کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مطلب لاک اپ ہے، یعنی کلیئر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا مقصد مطلب یہی کارروائیاں ہیں، یہی الزامات ہیں جو لگائے گئے؟ دیکھیں، عائشہ ایاز صاحب نے جہاں بات ختم کی ہے کہ جی پاکستان کے اندر سزائیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کا دور ہے، یہ سزائیں کس بنیاد پہ ملتی ہیں کہ جی جو بھی احتسابی ادارہ ہوتا ہے اسے ایک ریفرنس پیش کرنا ہوتا ہے ایک کورٹ میں، پھر کورٹ اس کا جائزہ لیتی ہے کہ کس حد تک ان کے الزامات میں صداقت ہے، شواہد کیا ہیں، اس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں، جتنی سیاسی تاریخ پرانی ہے اتنا ہی یہ کرپشن اور لوٹ مار کا عمل ہے، اور پھر اس کے بعد احتسابی ادارے بنتے گئے، جو احتسابی ادارے بنے، پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار میں کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کرپشن اور لوٹ مار کے سدے باب کی بجائے اس کی پروموشن کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر حکومت وہ اپنے مخالفین کا احتساب کرتی نظر آتی ہے، بلکہ نیب کے ادارے کی تو تاریخ ہی یہ ہے، جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا، اس کے پہلے دو چیئرمین ایک جنرل شاہد عزیز تھے، جنرل امجد تھے، شاہد عزیز صاحب کے دور سے تو نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا تھا۔ جی، یہ جنرل مشرف صاحب کے نہیں، وہ احتساب بیورو تھا، یہ نیب کا ادارہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں بنا ہے۔ اور جنرل شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے خود جنرل مشرف نے کہا کہ آپ ہاتھ ہولہ کریں، ہم ایک سیاسی جماعت بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ الزام لگا رہی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی تھی، اور پھر کسی ایک سطح پہ کسی ایک نقطے پہ ایکا ہوا۔ اب آ جائے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کو بڑا ایشو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنایا، لوگوں کے اندر تحریک انہوں نے پیدا کی، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب وہ جو ایاز صاحب کہا کرتے ہیں کہ سیڑھیاں لگ گئی، محکمہ حرکت میں آ گیا، پھر سارے لینے پڑے، اقتدار میں آنا تھا۔ اور آج دیکھیں، اگر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کے خلاف ساری منی ٹریل مل گئی ہے، بھائی آپ یہ بات اناؤنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لائیں، ریفرنس پیش کریں اور وہ جواب دیں کورٹ کے سامنے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے ایک نالا کیس بنایا تھا، اس میں تو کورٹ نے وہاں پر نیب کا وکیل بولا نہیں، انہوں نے کہا یہ ذرا لائیں کہ کیا شواہد آپ کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کر دیا تو وہ شہزاد اکبر صاحب کو بھی عدالت لے جائیں۔ میں ایسی بات دیکھیں، اصل میں یہ جو غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے وہ بادشاہ، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے مسلم لیگ نون کے دور میں، ایگزیکٹلی مجھے آج وہ یاد آ رہا تھا، جب وہ بھی اتنی دن لمبی کے لایا کرتے تھے فائل پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پھر کیا ہوا کہ جیل کے اندر بیٹھ کے وہ روتے تھے کاندھے پہ سر رکھ کے۔ تو لہٰذا یہ غیر منتخب لوگ ہیں، انہوں نے چونکہ سروائیو کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت ان کا تو کوئی حق نہیں کہ وہ نیب کے بہاف پہ اس طرح کے بیانات دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کے وزراء جو ہیں، وہ ایک وزیر صاحب تو نیب کو انہوں نے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے، وہ کسی پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں چودھری صاحبان فکر نہ کریں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ تو یہ تو نیب کے خود ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے فرزندوں نے کوئی غیر قانونی عمل کیا ہے تو کورٹ کے اندر لایا جائے، اور اگر وہ واقعتاً مجرم ہے تو انہیں سزا دی جائے۔ میرا خیال، میں جب سے جرنلزم میں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سیاسی مخالفین کرپٹ قرار پاتا ہے، پھر پاکستان کی سیاسی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کے بعد وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسند پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب جہاں تک یہ ہے کہ جی احتساب کا یہ مقصد احتساب ہے یا کچھ اور، یہ مقصد کچھ اور ہے، اس لیے کہ 4 بڑے سکینڈلز ہیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ چینی سکینڈل ہے، آٹا سکینڈل ہے، وہ پاور سیکٹر جس پہ ایاز صاحب بیچارے یہاں شور مچاتے رہے، وہ کیوں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 25 اپریل کو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔
अब वो 25 अप्रैल गुजर गया, 7-8 दिन रह गए, अब 25 मई आने वाला है, लिहाजा किसी चीज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ एक मशीर साहब चार्जशीट दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक वजीर साहब अपोजिशन से बैठ के मशावरत कर रहे हैं नैब के कवानीन पे। इन पे दुरुस्त कौन है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एहतसाब नतीजा खेज होने का पैमाना क्या है प्रोफेसर साहब? इतने अरसे से अगर पाकिस्तान में एहतसाबी अमल जारी है, कामयाब कैसे होगा? देखिए, कामयाब पाकिस्तान में इसके होने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि असल मसला तरीक़ाकार का है। वो तरीक़ाकार इस किस्म का मशकूक है कि लोगों को शकूक जो हैं वो पैदा होते हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे करप्शन होती है, पैसा स्टेट को लूटा जाता है। पाकिस्तान में जो है ना, ये भी दुरुस्त है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अगर अकाउंटेबिलिटी की तारीख उठाएं 1949 से, पोडो से, फिर प्रोडो आया, फिर एबडो आया, फिर हर फौजी हुकूमत ने लोगों को निकाला, सिविल हुकूमत ने भी निकाला, लेकिन हमने अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपोजिशन की देखी है कि अपोजिशन के लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती है। पहले तो सवाल ये है कि क्या वजह है कि आप वेट करते हैं कि लूट मार करके पैसा बंदा मुल्क से बाहर भेज दे और उसके बाद इक़्तिदार से जब वो निकलता है फिर उसको पकड़ लो। एक तो काबिल एतराज़ बात ये है। दूसरा काबिल एतराज़ बात ये है कि हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि ये बयानबाजी का क्या माने रखते हैं। पहले हुकूमत की तरफ से भी एक मीडिया ट्रायल चल रहा होता है, फिर नैब वाले भी चलाते हैं। ऐलान होगा कि फ़लाँ तारीख को आएँ, जिस दिन वो आते हैं कैमरे लगे हुए होते हैं नैब के लाहौर के दफ्तर के बाहर, और वहाँ से वो आमद दिखाई जाती है, फिर उनकी डिपार्चर दिखाया जाता है, और उसके बाद फिर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाँ साहब आए थे, लीडर्स का मैं नाम नहीं लेता, हाल ही में एक बड़े हमारे अपोजिशन के लीडर गए थे, उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने ये जवाब दिया। सवाल ये है कि अंदर की गुफ्तगू बाहर कैसे आ गई? तो फिर ये अंदर से नैब में से कोई निकालता है ना, तभी तो ये बाहर गुफ्तगू आती है। सवाल ये है कि अगर आप वाकई अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो इसका मतलब ये है, इसका तरीक़ाकार ये है, सही तरीक़ाकार ये है कि आप एविडेंस इकट्ठा करें, एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट में केस फाइल करें जी, और कोर्ट में इस्टेब्लिश करें कि ये बंदा करप्ट है, और कोर्ट में इस्टेब्लिश करके आप उससे पैसा निकलवाएं और कोर्ट से कहें कि वो गिरफ्तार करें। नैब के पास जो ये गिरफ्तारी का 90 दिन का इख्तियार है, अगर ये इख्तियार इनसे ले लिया जाए तो नैब कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये केस तो तैयार करते नहीं हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसको प्रेशर डाल के उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं, और नताइज कुछ और ही होते हैं। प्रोफेसर, मैं ये चाहूँगा कि नैब वाले हमें ये बताएं कि इन्होंने कितने केस कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में किसी बड़े लीडर को कन्विक्ट करवा के पैसे वसूल किए हैं जी। 71 बिलियन कन्विक्ट करवा के, लेकिन कन्विक्ट करवा के, कोर्ट से कन्विक्ट करवा के कितना पैसा नैब ने वसूल किया है, ये फिगर हमें दे दें। जो बड़े बड़े फिगर देते हैं वो हमसे पूछें डिटेल कि किस तरह ये बनाए जाते हैं। और वो जो मैंने 90 दिन वाली बात कही है, देखिए ये ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। आप कोर्ट में कहें कि कोर्ट में बंदे का केस फाइल करें और कोर्ट से कहें कि इसको डिटेन कर दिया जाए, कोर्ट उसको डिटेन कर देगी। ठीक है वैसे खबर, लेकिन इस पर ज़्यादा शकूक तब उठते हैं जब शेख रशीद साहब ये बता रहे होते हैं कि ईद के बाद क्या होगा, और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बता रहे होते हैं कि कौन कौन उनमें से अरेस्ट होने जा रहा है। जिस तरह साफ पानी कंपनी हो गई, 56 कंपनीज केस हो गया, या LNG केस हो गया, इसमें इब्तदाई स्टेज पर ही गिरफ्तारियाँ हो गई थी। आटा चीनी रिपोर्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखें, आटा चीनी रिपोर्ट अभी तो नैब ने उनको FIA उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जब नैब के पास वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उनके पास आएगी, तो फिर नैब वालों से यकीनी तौर पर सवाल किया जा सकता है कि इस सारे मसले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने एक वादा किया हुआ है, दोबारा से कहूँगा, मैं रिपोर्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए कि जी उस रिपोर्ट के अंदर क्या है। फॉरेंसिक ऑडिट का एक हुक्म दिया गया हुआ है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना हुआ है पाकिस्तान के आइन के को इस्तेमाल करते हुए। थोड़ा सब्र कर लें, मेरे ख्याल में ठीक डायरेक्शन के अंदर मामला चल रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। जो बात कर देते हैं ना, देखें जो जनरलाइज चीज़ों को हम बयान कर देते हैं ना कि जब से पाकिस्तान बना है तब से इस मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है और लोगों के खिलाफ केसेस बनते रहे हैं। जनाब आला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत के साथ आप 100 एतराज़ करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर करप्शन का कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। उससे पहले जनरल अयूब, मैंने जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, उनके बेटों के ऊपर हल्के फुल्के इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई नहीं। और 60s और 70s के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं
अगेन उनके फैसलों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन किसी के ऊपर ये नहीं इल्ज़ामात लगे कि लंदन के अंदर एवन फील्ड्स के आपने फ्लैट्स ले लिए या सरे महल बना लिया, वो सारी चीज़ें। ये जो कमालात हैं और ये मुख्तलिफ शोरा या आफाक कहानी है, वो तो हमें माजी करीब के अंदर से मिलती हैं। आप जो सबसे अहम सवाल हमारे सामने आ रहा है अभी इस डिस्कशन के दौरान कि हम आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, उसकी देखें इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज़्यादती पिछले 30 साल के दौरान हुई है, कोई एक इदारा है जिसको आपने रिग नहीं किया, आपने ब्यूरोक्रेसी को रिग कर लिया, हर जगह के ऊपर ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, आपके जो वही बंदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगेगा, वही बंदा चीफ सेक्रेटरी लगेगा जो आपके घर का पानी भरेगा। उसके बाद जो हमारी जुडिशरी के अंदर इंतहाई अदब और माजरत के साथ, क्या वो केसेस मीडिया की जीनत नहीं बने थे? फ़ोन किए जाते थे कि फ़लाँ केस का फ़ैसला इस तरह कर दें, थोड़ी सज़ा ज़्यादा दे देना, तुन के रखना। वो ब्रीफ केसेस की क्या कहानियाँ हैं, हमने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी। उसके बाद जो एहतसाबुर रहमान वाला हर प्रोग्राम के अंदर जो सलमान गनी साहब इस बात पे बाज़िद हैं कि ये जो बनाया था, खुदारा ये एहतसाब ब्यूरो जो बना था उसी ऑर्डिनेंस के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके तो नैब में तब्दील कर दिया गया था। वो जो वो एहतसाबुर रहमान साहब थे वो उसको हेड करते थे। ये जो बेचारे हमारे जो प्यारे से हमें बैठते हैं बैरिस्टर शहजाद साहब, ये मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट हैं, इनके पास किसी भी तरह का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं है। ये तो आगे बस प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी का कोई मुद्दा शुदा उन्होंने बयान करना होता है वो करते हैं। अब बाकी आ जाते हैं कि जी जो इस वक्त के जी ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये जनाब आला अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए किया जा रहा है, अपोजिशन से अपने मर्जी के फैसले के लिए किया जा रहा है। सलमान गनी साहब की भी बात मान लेते हैं, अयाज साहब की भी बात मान लेते हैं, आपकी भी बीइंग कैप्टन ऑफ द प्रोग्राम बात मान लेते हैं, डॉक्टर साहब की भी बात मान लेते हैं कि इमरान खान तो एक सिलेक्टेड है, फटे लग के आया, सारा कुछ है। ओ खुदारा, ये तो जमहूरियत पसंद है, इन्होंने तो जमहूरियत की खिदमत की है, ये तो वोट को इज्जत दे के आए हैं, तो ये क्यों नहीं अपने पांव पे खड़े होते, क्यों नहीं अदालतों का सामना करते, क्यों नहीं जाके कहते डंके की चोट के ऊपर कि जी हम खड़े हैं, ये केसेस हमारे खिलाफ झूठे हैं, हम अदालतों का सामना करेंगे। ये मेरे ख्याल में शोर शराबे की मुझे समझ नहीं आती। लंदन फिर अपने लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनसे कस्में ली जाती हैं कि जी ये जो फैसले किए हैं, ये फैसले किए हैं, सुन तो ले। सारे नुक्ते लेकर सलमान साहब कह रहे हैं कि वो जरूर समझाएंगे, खावर जो समझना चाहते हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं। बात हो रही है और इस पर अपोजिशन क्योंकि इसे मशकूक करार दे रही है, तो क्यों ना हम ज़रा नैब का वर्जन भी जान लें। हमारे साथ मौजूद है मीडिया डायरेक्टर नैब के नवाज़िश अली साहब। बहुत शुक्रिया नवाज़िश अली साहब आपके वक्त का। टाइमिंग को क्यों हमेशा अहम करार दिया जाता है नैब की जानिब से, रेफरेंसेस के सिलसिले में हो या नोटिस के सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी सियासी जो है वो मामले पे तो गुफ्तगू करने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक नैब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मौजूदा चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब जब से चेयरमैन नैब बने हैं तो उनके दौर में जो नैब की परफॉर्मेंस है वो बड़ी एग्जाम्पलरी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि नैब अभी कुछ नहीं कर रहा, या नैब के जो है नैब की परफॉर्मेंस का मैं एक स्नैपशॉट आपको दे देता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन के दौर में तकरीबन 28 माह में हमने 178 बिलियन रुपीस जो है वो रिकवर किए हैं। इवन सिंध से अभी हमें 10 अरब रुपए रिकवर किए हैं। उसके अलावा सलमान गनी साहब बात कर रहे थे 56 कंपनीज, उनका क्या बना। 56 कंपनीज में जनाब हमने जब एक्शन लिया तो 3 लाख से 16 लाख रुपए को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी कि 3 लाख से ज्यादा जिनकी तनख्वाह है उसको वापस किया जाए, और मोस्ट ऑफ दी जो सीईओज हैं उन्होंने तनख्वाह वापस कर दी। उसके अलावा हम रेफरेंसेस जो है वो अदालत में दायर करते हैं। मैं आपको छोटी सी नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो आप तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है, जिसमें 16A लिखा हुआ है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court, and the court shall be heard from day to day and shall be disposed of within 30 days. हमारे इस वक्त
25 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में 1229 रेफरेंसेज इस वक्त जेर समाअत हैं गुज़श्ता 5 सालों से, तकरीबन 3 से 5 सालों, और उनकी टोटल मालियत 900 अरब रुपए से ज्यादा है। जी। उसके अलावा जो 900 अरब रुपए से ज्यादा है, उसके अलावा जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन के दौर में हमने तकरीबन 600 रेफरेंसेज दायर की। रेफरेंसेज दायर करने के बावजूद एक महीने में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उसका फैसला करना होता है। हमारा ये इख्तियार है कि हमने उसको रेफरेंस को फाइल करना है। फाइल करने ठीक है नवाज साहब, जो आपकी मजबूरियां हैं या जिस तरह से आप प्रोसेस करते हैं वो तो हम समझते हैं। आप बाकायदा इस पे जी अपडेट किया जाता है मीडिया को। आटा चीनी रिपोर्ट के बारे में भी नोटिस लिया गया था, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई? मैं अभी जो पहले आप मेरी जो गुजारिशात हैं, जो प्रोसीजर्स हमें पता है, प्रोसीजर तो पता है, हमें प्रोसीजर्स का पता है, हमें पता है। असल में बात यह है कि हम भी पढ़ते रहते हैं। हाँ थोड़ी जी, सी बात, देखिए लॉ हमने भी पढ़ा हुआ है। नहीं, लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ये बात तय नहीं हुई। अब हमने ईद के बाद ये फैसला किया है। देखिए अगर लॉ पे बात करनी है तो टीवी पे नहीं हो सकती, लॉ पे तफसीली गुफ्तगू हो सकती है अलहदा। तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें लॉ का पता है, पढ़ा हुआ है हमने लॉ। ये कहता है स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से बेहतर है कि लॉ। हाँ, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। आपको भी स्वीपिंग स्टेटमेंट वही नहीं एक देनी सवाल चाहिए। कि किस बड़ी शख्सियत को कन्विक्ट करके उससे पैसे बरामद किए गए। आपने हमें एक सम तो बता दी कि इतने पैसे बरामद किए। किसी बड़ी शख्सियत, किसी बड़े केस का हमें मिसाल दें। हमारे यहाँ बड़ी और छोटी कोई कानून में 25 कितनी कन्विक्शन, तमाम लोग बराबर हैं। हमारा ये कंसेप्ट बन गया है कि कोई बड़ी है या कोई छोटी है, हमारे नजदीक तमाम लोग बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई। तो नवाज साहब, ये अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरजनिश क्यों की जाती है नैब प्रोसिक्यूटर्स की या नैब के किरदार की? नैब की जो सरजनिश की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो जो की जाती है, उसकी रीजन ये है कि हम उनको हर शख्स गलती हो सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट में बेल होती है उस बेल की बेसिस पे जो है इस तरह किया जाता है जैसे उनको क्लीन चिट मिल गई। बेल इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द केस। हमने बहुत सारी बेल्स ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं यार। बस काफी हो गया, काफी हो गई है, बस ठीक है, काफी हो गई है। एक्सप्लेनेशन आगे आप कह रहे हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आपने अपने किरदार पे तो ये वाजे कर दिया कि नैब क्या कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है असल में वो भी तो हम देख रहे हैं ना। हमने उस तरफ की भी अक्कासी करनी है। यहाँ साहब, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी, उन्होंने अपने बिहाफ पे जो उनकी क्लैरिफिकेशन थी वो उन्होंने बताई। अब आप बताएं कि आपने कहा इंतकाम का तासुर अपनी जगह पर, लेकिन ये भी मासूमीन नहीं है। नैब का किरदार ये है ना कि वो बेनकाब करे कौन मासूम है कौन नहीं। देखिए, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ से हमने शुरू किया था, आज के प्रोग्राम में कम से कम कहा जा सकता है कि हम किसी की सफाई का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे कि फलाना मासूम है, फलाना इनोसेंट है। हम तो ये कह रहे हैं, मैंने तो बात शुरू की कि करप्शन हुई है, इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, पिछले 30 साल में हुई है, लेकिन ये क्या तरीका है। और जो नुक्ता सलमान साहब ने आज एक दो नुक्ते जो उठाए, बिल्कुल उसका बड़ा वजनी है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप भड़के माराते हैं कि ऐसे होगा ये होगा, इसकी ज़रूरत क्या है। आप केसेस जो हैं वहाँ पे आप फाइल करें, और कोई इनोसेंट है वो रहा हो और जो है वहाँ जाके हो। बात तो ये है, यहाँ पे ये जो प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि जी केसेस पड़े हुए हैं, तो फिर नालायकी आप नैब को हटा दें कि तमाम हुकूमती स्ट्रक्चर है, नालायकी उसकी है कि एहतसाब की आप बात करते हैं। हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग की नहीं है, हुकूमत पीटीआई की है, और सिर्फ पीटीआई अकेली मैदान में नहीं है। जैसे हम कहते हैं और इशारे किनारों से कहते हैं कि इनको जो मुकम्मल सपोर्ट हो सकती है वो पीटीआई को मिली हुई है। ठीक है। जब आर्मी चीफ की एक मिनट ठहर, आपको एक पूरी बात तो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में कानून पास होना होता है तो सारे लाइन में खड़े होकर रातों रात पास कर देते हैं। अगर नैब में सुकम है कानून में कि जी फैसले अदालतें नहीं कर रही, और एहतसाब आपने सिर पे चढ़ाए हुए, अपने वो माथे का झूमर आपने एहतसाब बनाए हुए कि हमने एहतसाब करना है, हम किसी को तो फिर उसमें कोई आप चेंजेस ले आए ना। होता सारों के खिलाफ आप वो ढोल बजा देते हैं
ढोल बजा के आगे से कोई नतीजा निकलता नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि फलाना पाक है और साफ है और ये है, लेकिन शोर का नतीजा कुछ नहीं निकलता। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे सलमान साहब माजरत के साथ, खबर वही बातें जो हमने उनसे पूछी वो उसे क्लियर नहीं कर सके। हम कुछ गलत कह रहे थे या वो ठीक कह रहे थे? देखें, क्लियर मेरे ख्याल में अपने हद तक उन्होंने काफ़ी क्लियरेंस दी। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जी। एक तो जो कहा जाता है ना कि जी नैब के कानून के अंदर ये हुक्म है, नैब का चेयरमैन या नैब की एस्टैब्लिशमेंट जो भी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं वो नैब के कानून के अंदर मौजूद हैं। वो मुझे आपको या साहब को किसी के ऊपर अगर कोई शक है, नवाज़ शरीफ साहब लाइन पर मौजूद हैं, आप जरा उनसे बराह रास्त मुखातिब हों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो तो आपने उनकी बात सुन ली, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास जो इख्तियारात हैं उनके आप उस आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जी ये ठीक नहीं है, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। तो वो उसका जो एक फोरम है रीजनेबल, वो पार्लियामान है, वहाँ पे हुकूमत करना चाहती है या बाकी लोग करना चाहते हैं वो करें। लेकिन नैब बेचारे को जहाँ पे जो एक गैर जरूरी तनकीद का आपने रास्ता बता दिया, खबर बिल्कुल वो रास्ता नैब के पास मौजूद है। नवाज़ शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। कता कलामी की माजरत, खबर सलमान साहब बात करना चाह रहे काफी। आयशा, इस प्रोग्राम में शुरू से सबका इस बात पे कंसेंसस था कि जिस शख्स ने कौमी सरमाया लूटा है उसके गिर्द कानून का शिकंजा कसना चाहिए। और मैंने इसी प्रोग्राम में कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके पास मनी ट्रेल मौजूद है तो आप केस भेजें कोर्ट में। अच्छा, वो कहते हैं कि कोर्ट जाते हैं ना तो फिर वहां पर भी एक बात में और एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात और, चूंकि खावर साहब ने पहले ये बात कही थी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब उस पर कोई चार्जेस नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फकार अली भुट्टो पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर आपको याद हो, देखिए सियासी तारीख का हिस्सा है, जब जनरल ज़िया साहब बरस इक़्तिदार आ गए तो वो जो वाइट पेपर्स, इतने इतने मोटे वाइट पेपर्स थे 6 वॉल्यूम के, जनरल जुल्फकार अली भुट्टो का कसूर करप्शन नहीं था, उनका कसूर कुछ और था और वो तारीख में रकम हो चुका है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने भी करप्शन की है, अभी खावर साहब कह रहे थे कि अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब का कौम से वादा है, यहाँ तो आप इब्तदाई से सतह पे अपोजिशन वालों को तो पकड़ लेते हैं। 100 अरब रुपए का कौम के साथ ये फ्रॉड हुआ है बेचीनी पे, और आप कह रहे हैं जी वो तहकीकात हो रही है, 25 अप्रैल भी गुजर गई है, 25 मई आ रही है। ये 4 इश्यूज, एक वो जो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, बाद ये 4 स्कैंडल जो हैं ये कर्ज गए हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, और इमरान खान साहब तभी सरखरू होंगे जो भी इसमें बिलवास्ता तौर पे, ये बिलवास्ता तौर पे इसमें मुलव्वस है, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। नैब के मुतनाज़े होने की असल वजह क्या है? देखिए, नैब के मुतनाज़े होने की असल वजह यह है कि जो तरीक़ाकार है, जो कानून में इनकी पावर है, उसके तहत ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस फाइल करके उसका फैसला करवाएं। ये कहते हैं हमने केस फाइल किए हैं, मुझे ये बता दीजिए कितने केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पिछले 1 साल में सेटल किए हैं और उसकी बेसिस पे कितना पैसा इनको वापस मिला है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले, जो ये पैसे की फिगर देते हैं, ये ठीक है, फिगर ये हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार का मोतरज़ है, काबिल एतराज़ तरीक़ाकार है इनका, और इनको बयानबाजी से एतराज़ करना चाहिए। सिर्फ केस तैयार करें, लोगों को ये अरेस्ट करके हरास करते हैं, ये इनको चाहिए कि केस फाइल करें और कोर्ट से कन्विक्शन करवाएं, बस दैट्स ऑल। असल काम ये है ना, ये है, कोर्ट से कन्विक्शन इनकी होती नहीं, इसलिए कि इनके जो आईओज हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम को डील करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो इसी वजह से इनके जो रेफरेंसेस हैं, मुझे ये बताइए कि कोर्ट में पड़े क्यों रहते हैं? अदालत पहुंच के ढेर हो जाते हैं। हाँ, वहाँ ढेर 30 दिन की बात की है ना इन्होंने। ठीक है, हाँ जी। अब बताइए, सारे जो उन्होंने दाखिल किए हैं पिछले, वो कितने अरसे से पड़े हुए हैं? ठीक है, बहुत से नुक्ते इस हवाले से उठाए जा रहे हैं। अच्छा, किरदार पर खावर कता कलामी की माजरत, ब्रेक पर जाना है, काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है। वापस आते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अब कुछ सिंध और विफाक के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसकी बात करेंगे। कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ तो उसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब के एक बयान की बहुत गूंज थी कि हम आ रहे हैं, सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इसके जवाब में कहा कि पंजाब में कैसे PTI ने अपना लोहा मनवाया था हम जानते हैं, लेकिन अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे खबर क्या जवाज़ क्या है इस तरह की बातों का इस मौजूदा सूरत हाल में? और गवर्नर सिंध की भी तब्दीली की कुछ खबरें थी, उनकी बुनियाद क्या थी?
دیکھیں جی وہ اگر خبر ہوتی تو وہ سچ ہو جاتی, وہ افواہ تھی. افواہ کے اوپر اب کیا کامنٹ کرنا ہے. وہ میرے خیال میں جب کرونا سے وہ صحت یاب ہوئے ہیں گورنر صاحب تو اس پہ انہوں نے کلیریفیکیشن دے دیا ہے کہ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے. اگر چینج کرنا بھی چاہیں تو وفاقی حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی موقع کے اوپر. اس میں کوئی گورنر کی تبدیلی کے اندر کون سا کوئی بڑا کارنامہ ہو جانا ہے. ہاں اگر سندھ کے اندر گورنر راج لگتا ہے تو پھر ایک بڑی خبر میرے نزدیک ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک وفاق اور سندھ کے آپس میں ٹکراؤ کی بات ہے, میرے نزدیک آج کل جو سب سے میرے سیریس اور بڑی خبر وہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستانی منظرنامے سیاسی منظرنامے کے اوپر جس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ وفاق اور سندھ کی لڑائی ہے. این ایف سی کے اوپر ایوارڈ کے اوپر نیا کمیشن بنا, آپ نے دیکھا اس کے جو ارکان ہیں اس کو سندھ نے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی غیر آئینی عمل ایک ہوا ہے. وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ ٹھیک طرح نہیں ہوتے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. وفاق کی سطح کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی اس کو چینج ہونا چاہیے, اور سندھ والے کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, اس کے اوپر بالکل کوئی قدغن نہیں لگ سکتی. اصل مسئلہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, جو ابھی ہم شروع سے یہ جو ایشو ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہمارے ملک کی سیاست جو بند دروازوں کے جو پیچھے ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں حصہ ہے, جو بند دروازوں کے جو باہر سیاست ہوتی ہے اس کی مقدار بڑی کم ہے. اب یہ جو جس کی طرف سلمان غنی صاحب نے اشارہ دیا, اب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے لیڈر صدر محترم شہباز شریف صاحب سلمان غنی کے دوست ہیں, اگر وہ کسی اس کے ڈیلنگ ویلنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ تبدیلی قانون کے اندر کر دیں گے جو کہ تھیریز چل رہی ہیں, یہ کر دیں گے تو آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے, تو پھر اس کے اوپر بہت درست کر لیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہاں سے ہوتی ہے بات, آپ کو پتہ نہیں ہوگی. اچھا یہ تو سلمان صاحب کا ماننا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن پھر یہ سندھ اور وفاق کے درمیان نیاز صاحب محاذ آرائی کا سبب اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو سیاسی میدان جو ہے, جو آئینی میدان ہے ویسے ہی محدود ہو چکا ہے, اور جو اثر انداز جو فیصلہ سازی ہے وہ کوئی اور ہے. اب اس سے زیادہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوسرا, سیاستدانوں کو جہاں پہ اس آئینی میدان اور سیاسی میدان کو تھوڑا براڈن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی کچھ حیثیت زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کی پرفارمنس ایسے ہوتی ہے کہ وہ جو حاوی قوتیں ہیں وہ اور حاوی ہو جاتی ہیں. اب ان فورن منسٹر صاحب سے پوچھیں, آپ تقریر فرما رہے ہیں قومی اسمبلی میں, یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ایک تو آپ کا عہدہ ہے فورن منسٹر کا, وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی وہ سندھ میں آ رہے ہیں. یہ تو وہی نعرہ تھا وہ جو کون سی الیکشن میں 93 کے پتہ نہیں کیا قاضی آ رہا ہے, یہ سلمان صاحب کو یاد ہوگا وہ نعرہ جو ہے جی قاضی آ رہا ہے, جی ہم آ رہے ہیں سندھ میں. مطلب یہی کوئی بات کرنے والی ہے یہاں پہ آپ کا کام کیا ہے؟ فورن منسٹر ہیں اور آپ وہ تڑی وہاں پہ دے رہے ہیں, بڑک مار رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فلانی قوتیں حاوی ہو گئی ہیں, فیصلے وہاں ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں وہ. بھئی اپنی تھوڑی حالات سیاستدانوں کے لیے اور سیاست کے لیے اچھے نہیں ہیں, محدود ہوتی جا رہی ہے سپیس, اور پھر آپ کی پرفارمنس ایسی ہے. اب کیا ایسے کہا جائے, اور پرفارمنس کی لپیٹ میں اپنی جو حکومت ہے وہ بھی ہے, ان کے آپ دیکھ لیں. اور یہ جو ہم ساری جو پہلی بھی بحث کر رہے تھے وہ بھی اس میں آتا ہے. اور بھائی شہزاد اکبر صاحب, آپ کا کام روز آ کے پریس کے سامنے, میڈیا کے سامنے بڑک مارنا نہیں ہے. اگر آپ ہیں اکاؤنٹیبلٹی زار تو آپ کیسز بنائیں, کوئی پروسیس بنائیں, وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے. کبھی آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, تفصیل میں بھی نہیں یہاں پہ ٹی وی پہ جایا جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن بالکل ایسے بہت سی باتیں ایسے جن کی آپ تفصیل میں نہیں جا سکتے قومی مفاد میں. لیکن سلمان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی تو لچک دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی سب ویسے ہی یکجان ہو جائیں گے جیسے اس سال کے شروع میں ہو گئے تھے آنے والے دنوں میں. اور یہی بات پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر آ رہا ہے اس کو لے کر. دیکھیں عائشہ, وہ ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے سینٹ پہ اپنے خطاب میں جب یہ کہا کہ سندھ میں ہم آ رہے ہیں, جس طرح پنجاب میں ہم نے اپنا لوہا منوایا کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. اب بات یہ کہ ایاز صاحب نے بڑی ویلڈ بات کی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے. یہ پاکستان کے اندر سیاستدان ایک بڑی بیچارگی کی صورتحال میں ہے. آپ ابھی چونکہ ہم نیب کے رول کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے تمام بیوروکریٹس کو
निकाल दिया गया, सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारान उसकी दस्तरस से बाहर हो गए, सनतकारों पे हाथ नहीं डाला जा सकता, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, ताजरों के गिर्द शिकंजा नहीं कसा जा सकता, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, वो ऑर्डिनेंस देखें ये तो हुआ ना भी चंद हफ्ते पहले की बात है, सिर्फ सियासतदान फंस गया और सियासतदानों को कौन लड़वाते हैं, वो जो आके बैठ के कभी इधर गाली गलोच करवाते हैं कभी उधर करवाते हैं। और ये सारा अमल क्यों हो रहा है? देखिए बात ये कि मैंने जैसे पहले कहा कि शहजाद अकबर साहब तो उनको टारगेट कर रहे हैं, फरोग नसीम साहब ने बाकायदा मुज़ाकरात किए हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से, और ये बात आज से चंद माह पहले मैंने यहाँ पर रिपीट करके कही थी कि ये चाहेंगे भी तो नैब के आर्डिनेंस पे, कानून पे असरअंदाज नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक मौसर और मजबूत एहसाब कौमी ज़रूरत है। अगर आपने पाकिस्तान को वाक़तन आगे की तरफ लेके जाना है तो इस मुल्क के अंदर जो भी करप्ट है, बददियानत है, वो उतने ज़्यादा असर और रसूख का अमल है, और ये जो असर और रसूख के अमल लोग हैं ये हर आने वाली हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। कैसे शामिल होते हैं, क्यों कर शामिल होते हैं, सबको पता है। मैं समझता हूँ सियासतदान भी तो किसी एक जगह पे इत्तफाक राय करें कि आएँ। देखें दुनिया के अंदर पार्लियामेंट में या कमेटी होती है या उनका एक कमीशन होता है कि जब भी किसी सियासतदान पे चार्जेस लगते हैं तो वहाँ पर वो जवाबदेह होता है। पाकिस्तान के अंदर ये तमाम साहब के नाम पे, लिहाजा सियासतदान सर जोड़ के बैठे और जो लोग भी इनमें से करप्ट हैं, उनको सियासी मैदान से निकाल बाहर करें ताकि पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत को गाली न बनाया जाए। अच्छा, सिंध के साथ जो विफाक इस वक्त चल रही है कशमकश, इसका कोई आपको लगता है आने वाले दिनों में मंजरनामे पर ज़्यादा मजीद इर्ताश पैदा होगा? देखिए इससे ज़्यादा नहीं होगा, और ये ज़रूर है कि इस वक्त चूँकि PPP और PTI के अंदर राइवलरी हमें ज़्यादा शार्प नज़र आ रही है। बयानात अगर हम देखें और PPP पे एक अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। अच्छा, तो उसकी वजह से FDP में कटौती वो कितनी अहम है? किस चीज़ में? FDP में देखिए होता ये है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है, चाहे वो डेवलपमेंट का फंड हो या वो NFC का फंड हो, NFC का डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट है जी। तो अगर उसका रेवेन्यू कलेक्शन गिर जाए फेडरल गवर्नमेंट का, तो ऑटोमेटिकली इसमें शेयर गिर जाता है। काबिल एतराज़ बात उस वक्त होगी ये कि अगर ये फंड की कमी सिर्फ सिंध को हो रही है, बाकी सूबों को पूरी मिल रही है, सिंध को कम मिल रही है, तब ये बात बहुत काबिल एतराज़ है। और अगर आप देखते हैं कमी क्रॉस बोर्ड चल रही है क्योंकि कलेक्शन रेवेन्यू की कम हुई है, फिर एक डिफरेंट बात। देखिए जहाँ तक इस वक्त ये है कि जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, ये बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन एक दूसरे को वो जख्मी भी कर सकते हैं। हम आ रहे हैं, हम लोहा मनवाएंगे, इसका नहीं क्या वो मतलब ठीक है, वो देखिए इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सियासतदान इस किस्म के बयानात देते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होता है। दोनों तरफ से बयानात आ रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, वो कहेंगे हम वो कर देंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होगा ना वो ये है कि जो ये चीज़ करना चाहते हैं वो उनसे होगी नहीं। 18th अमेंडमेंट की तब्दीली की बात करती है एक पार्टी, वो नहीं हो सकती क्योंकि आपस में मिलते नहीं हैं। अच्छा, ये नैब लॉ को बदलना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हो पाते। तो बात ये है कि आपस में लड़के ये खुद ही ज़ख्मी होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं और फ़ायदा कोई और ले जाता है। हाँ, ये आर्जी दिखाई देती है लड़ाइयाँ। लेकिन खावर, आप किस बुनियाद पर कह रहे थे कि नक्शा तब्दील हो सकता है आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का? सर, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सियासतदानों के बयानात हैं ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। ट्रंप जो है वो जो बाइडेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी फैमिली ने बिजनेस के अंदर करप्शन करके पैसा खाया है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं या मीडिया के ऊपर आते हैं, सारी दुनिया के अंदर ये रूटीन चल रही है। आपने कहा कि मैंने कहा आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में प्रॉब्लम सबसे इस मुल्क की, ये जिसकी तरह अयाज साहब ने इशारा किया ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो किरदार है, क्योंकि इन्होंने हमेशा व्हीलिंग डीलिंग की है, क्योंकि इसलिए किसी को कुछ एतबार नहीं है इनके ऊपर। बड़ी पॉलिटिकल एक पार्टी है कि ये किस मौके के ऊपर क्या कुछ करके कहीं निकल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब का मुल्क से निकलना वाकई ये एक बहुत बड़ा सुने तो सही, नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना बाहर बीमारी के नाम के ऊपर कहानी उसके ऊपर आ गई। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.